चलो, हेलो क्लास, कैसे हैं आप। चैप्टर नंबर 2 फ्रांस की क्रांति ख़त्म होती है। चैप्टर नंबर 2 के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाई थी, छोटी सी वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाया था। और आज फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि आखिर फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव यूरोप के दूसरे देशों पर पड़ता है और क्या यूरोप से बाहर भी, जैसे एशिया के जो देश थे, जैसे कि उसमें भारत भी एक था, भारत भी कॉलोनी था, है ना। फ्रांसीसी भी हमारे देश में आए थे। फ्रांसीसी के विचारों से राजा राममोहन राय, विवियन डिरोजियो जैसे जो समाज सुधारक थे हमारे देश के, वो भी प्रभावित हुए। उन्होंने भी इनके विचारों को बहुत महत्वपूर्ण बताया और इन विचारों से वो एग्री हुए। तो अब जो फ्रांस की क्रांति और फ्रांस में जो सरकार बनी, उससे खलबली मचती है दूसरे देशों में। ये मैंने आपको जो ग्लोब लिया है, ये ग्लोब के थ्रू में अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ये है रशिया, ये पूरा सोवियत संघ था, बहुत बड़ा, है ना। उस वक्त में हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे, जबकि ये रशिया जो था वो पूरा एक पार्ट था। और इसके साथ ही ये अफ्रीका है, जहाँ से मैंने आपको बताया था, इतना बड़ा महाद्वीप जहाँ से कि दास खरीदे और बेचे जाते थे। और यहाँ आ जाता है ये अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। आप देखो कि कितने बड़े बड़े महाद्वीप हैं। ये ब्रिटेन के कॉलोनीज थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। और यहीं पे आता है एक यूरोप, है ना, यूरोपियन कंट्री। अगर आप यहाँ देखो तो ये सारे यूरोपियन कंट्री आ जाते हैं और यहाँ पर आ जाता है ये एशियन कंट्रीज़। यहाँ तक ये यूरोपियन कंट्री आकर भारत पर और बाकियों को भी अपना कॉलोनी बनाती हैं। इधर अमेरिका में जाकर भी अमेरिका को, अफ्रीका को दास बनाती हैं। तो जब ये यूरोपियन कंट्रीज़ में आपस में सब चीज़ें शुरू हुई, फ्रांस ने अपनी एक अच्छी गवर्नमेंट बनाई। इसके बाद ही जो फ्रांस के विचार थे, देखिए पूरा ग्लोब जितने भी देश हैं सब में खलबली मच जाती है कि आखिर फ्रांस के विचारों को महत्व दिया जाए कि नहीं। अब क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ कि यूरोप के जो देश थे उनमें, उनके समाजों में कई तरह की विचारधारा पनप के आती हैं। देखो, आपको पता है कि एक परिवार में, एक समाज में, एक सब में एक जैसे विचार नहीं होते। मान लो फादर ने कुछ कहा, ऑब्जेक्शन किया बच्चों ने कुछ कहा, ऑब्जेक्शन किया फादर ने। इसी तरीके से हमारे समाज कई सारे घरों को मिलके हमारा मोहल्ला बनता है, कॉलोनी बनती है, समुदाय, कम्युनिटी बनती है। उसके बाद में हमारा ब्लॉक बनता है, फिर स्टेट बनता है और स्टेट से मिलकर हमारा देश बनता है। इतने सारे लोगों के जो विचार हैं वो सब अलग अलग होते हैं। तो एक अलग अलग विचारों का ग्रुप बनता चला गया। और ये जो विचार थे उस समय में यूरोप में, वो किस तरीके से पनपे, लोगों में खलबली मच रही थी। लोग तैयार थे, कुछ लोग इन्हें एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ लोग एक्सेप्ट तो कर रहे थे, लेकिन अभी भी उनके अंदर जो अमीर और रॉयल थे, जो रिच थे, उनके अंदर क्या था, यार अभी भी लोअर क्लास को हम अपने बराबर नहीं मानेंगे। ये वाली चीज़ें थी उनके अंदर। और एक ऐसा था, एक वो कहते थे कि नहीं जी, हम तो परिवर्तन अब भी नहीं चाहते, हम परिवर्तन नहीं चाहते क्योंकि हम अपने अतीत को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी परंपराओं में और अपने अतीत में चेंजेस नहीं ला सकते। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद कुछ विचारधाराएं उभरी जिनमें कि आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले रूढ़िवादी विचारधारा, जिसे कि हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव, इसे हम पढ़ेंगे यूरोपीय समाज में परिवर्तन, या यूरोपियन सोसाइटी में चेंजेस। रूढ़िवादी विचारधारा आती है, कंजर्वेटिव होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि परिवर्तन में, चेंजेस में विश्वास नहीं रखते। इनका कहना होता है कि हम अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इन्होंने हमेशा से परिवर्तन को इग्नोर किया। लेकिन फ्रांस की क्रांति ने जो इन पर भी प्रभाव डाला, क्या प्रभाव डाला, अब ये लोग भी परिवर्तन में विश्वास करने लगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। इन्होंने ये कहा कि परिवर्तन ठीक है, हम समझ गए हैं कि अब समय आ गया है कि परिवर्तन किया जाए, लेकिन धीरे धीरे, धीमी गति से, है ना, स्लो स्पीड।
ये कहते हैं स्लो स्पीड में परिवर्तन करो परिवर्तन, लेकिन उसको एकदम चेंज मत करो। और सारी बॉडी मतलब सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है या सारा जो स्ट्रक्चर है उसको परिवर्तित मत करो। लेकिन हालत मतलब ये सच्चाई है कि फ्रांस ने इन लोगों को भी हिला दिया और इन लोगों के विचारों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया और इन्हें मजबूर कर दिया कि हाँ अब परिवर्तन की ज़रूरत है। तो इन्होंने फिर धीरे आवाज़ में, कहते ना जब हम किसी को ना चाहते हुए परमिशन देते हैं और हम कहते हैं अब कोई चारा नहीं बचा, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई परिवर्तन कर लो, लेकिन धीरे धीरे, है ना, थोड़ा थोड़ा। तो धीमी गति से इन्होंने परिवर्तन की परमिशन दी और इनके भी विचार चेंज होने लगे। ऐसा है जब इतनी सी चीज़ चेंज होती है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। पहली विचारधारा। दूसरी विचारधारा आई उदारवाद वालों की, यानी कि लिबरलिज्म, उदारवादी। लिबरलिज्म, ठीक है। ये वो लोग थे जो कहते थे ये समानता और स्वतंत्रता और प्रभुत्व सत्ता की विचारधारा को मानते हैं, मान्यता देते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो कि कानून के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर चले, लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो, हर तरह के अधिकारों की ये बात करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, संप्रभुता जनता में होनी चाहिए और किसी के मतलब जो गवर्नमेंट बने वो किसी भी नागरिक के राइट को ना छीने, है ना, वो उसके राइटों की मतलब जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा करे और ये परिवर्तन के लिए तैयार हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं कि संप्रभुता, पॉलिटिक्स, राजनीति, सत्ता किसके हाथ में होगी? जिसके पास संपत्ति होगी। संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी। ये कहते हैं प्रॉपर्टी जिसके पास है, यानी वही रॉयल, रिच, अपर क्लास, अमीर, है ना, वही लोग सत्ता करेंगे, सत्ता पर उनका अधिकार होगा और इन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। तो बाउंडेशन इन्होंने डाल दी। क्या? अभी भी इन्होंने थर्ड स्टेट वाले, जो दूसरा लोअर क्लास था, जो मजदूर वर्ग था, जो कर नहीं दे सकते थे, उनको अभी भी छोड़ दिया, वंचित कर दिया वोट के अधिकार से, है ना। तो ये दूसरी विचारधारा थी जिसने कि सब कुछ एक्सेप्ट किया, बट सत्ता कौन संभालेगा? प्रॉपर्टी वाले, संपत्ति वाले, जिनके पास संपत्ति है। अब तीसरी विचारधारा जो यूरोप में पनपती है, थर्ड, वो कौन सी थी? रेडिकल, है ना। एक और विचारधारा जो सामने आती है वो है रेडिकल। ये क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं पूरी तरीके से चेंज, हर तरीके से चेंज होना चाहिए। समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता और ऊपर से लेकर नीचे तक सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। कौन कर दे रहा है, किसके पास संपत्ति है, किसके पास संपत्ति नहीं है, ये कोई भी एरर, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रांस के नागरिक हैं, जिस देश के नागरिक हैं, उन सभी को सारे अधिकार होने चाहिए। क्या क्या अधिकार होने चाहिए? राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक, राजनीति में वोट देने का अधिकार जो सबसे मेन था, है ना। सामाजिक में सभी को समान अधिकार, वोट देने के अधिकार के साथ साथ जो लोअर क्लास है, अपर क्लास है, एक काम के लिए सभी को समान वेतन, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, और सभी तरह की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने की, कहीं आने जाने की, कहीं रहने की, वो सारी स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही जो रूढ़िवादी थे, इन्होंने एक चीज़, हाँ, ये कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में संपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम निजी संपत्ति के विरोधी नहीं है, यानी अगर किसी को संपत्ति मिली है, मान लो मेरे पेरेंट्स से मुझे मिली है या मैंने अर्न की है, तो वो उसके विरोधी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि एक ग्रुप मात्र के अंदर पूरे देश की संपत्ति किसी एक या दो ग्रुप के हाथों में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति किसी एक व्यक्ति ने तो नहीं कमाई है,
उसके साथ में लेबर क्लास लगी है, उसके साथ में काम करने वाले लगे हैं। सीधी सी बात है, मैं ऑनर हूँ तो सारी संपत्ति मेरी मेहनत की नहीं है, मैंने पैसा लगाया, अपनी पूंजी लगाई है। ये चीज़ आप आगे पढ़ोगे, जब समाजवाद पढ़ोगे इसी वाले चैप्टर में ये चीज़ शुरू हो जाती है यहीं से, कि वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक ग्रुप के हाथ में संपत्ति को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं देते हैं। और वो ये कहते हैं कि बिना भेदभाव सभी को वोट देने का अधिकार हो और राजनीति में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, निर्वाचन मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। और एक चीज़ इन्होंने और कही, सबसे महत्वपूर्ण, महिलाओं को भी मत देने का अधिकार होना चाहिए। पहली विचारधारा फ्रांस में या यूरोप में कह लीजिए, महिलाओं को भी वोट का अधिकार, मताधिकार का जो राइट है वो महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो इस समय यूरोप का जो समाज था उसमें चेंजेस आए, लोगों ने बातें करनी शुरू की, लोगों के विचार बदलने शुरू हुए। अब लोग किसी भी तरह से बंधना नहीं चाहते थे, अब लोग आज़ादी चाहते थे। और इसके वो एक इम्पैक्ट इसी का अन्य देशों पर भी पड़ा, जैसे कि भारत था, भारत में बहुत सारे समाज सुधारक थे। इसके अलावा भारत में भी बहुत सारे आंदोलन इस समय में चल रहे थे। जब हम 1800 वाली बात बोलते हैं तो सबसे बड़ा आंदोलन हमारा 1857 का जो विद्रोह था वो चल रहा था। उससे पहले राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेल्टिक के साथ में मिलकर समाज सुधार की बात करी थी, विवियन डिरोजियो जो कि हमारे बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में अब फ्रांस की क्रांति ने एक ऐसी छाप छोड़ी कि सबको रास्ता दिखाया कि हम भी अपने देश की जो व्यवस्था है उसको परिवर्तित करेंगे, और ये आगे आने वाले समय में हुआ भी। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्रांतियाँ होती हैं हर देश में, और किस तरीके से उनकी सरकारों को, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को वो प्रभावित करती हैं और किस तरीके से उनमें परिवर्तन आता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें, खुद भी फीडबैक दें। थैंक यू।